नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 के गद्य भाग का एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है ठेले पर हिमालय, और इसका ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हम इसके पहले की बात पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार का मार्ग उन्होंने तय किया लेखक धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती के साथ उनके 3 और भी लोग हैं। एक उनके उपन्यासकार मित्र हैं और उसके बाद में एक बदन शुक्ल जी हैं। बदन शुक्ल जी वही हैं जिन्होंने उनको उत्तराखंड में आने के लिए, कौसानी में आने के लिए प्रेरित किया था। और चौथे नंबर के हैं चित्रकार सेन। इस प्रकार कुल लेखक को मिला करके 4 लोग वहाँ साथ में हैं। ठीक है, एक तो लेखक है और 3 और लोग हैं, वो ये यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ कौसानी में जाकर, उनको कैसा लगा, ये हमको उन्होंने बताया है। तो पिछले भाग तक हमने जब देखा कि जब वो कोसी तक थे और कोसी से जब वो चले तो उन्होंने देखा कि हरियाली तो है लेकिन इतनी ज़्यादा हरियाली भी नहीं है कि उस जगह की तुलना, कौसानी की तुलना स्विट्जरलैंड से की जाए, और बर्फ भी नहीं दिखी है। तो वो हताश हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए। लेकिन जब वो कौसानी पहुंचते हैं तो क्या होता है समझिए। तो देखिए, ये जो कौसानी है वो कहाँ है? सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर है। ठीक है, कहाँ पर बसा हुआ है? सोमेश्वर की घाटी में है। ये जो कौसानी नाम का स्थान है, जिस स्थान की यात्रा लेखक ने की है, और वो स्थान कहाँ पर है? सोमेश्वर की घाटी में। तो वहाँ जब लेखक पहुँचते हैं तो क्या उनको देखने को मिलता है ये समझिए। तो वहाँ पर शिखर पर तो कौसानी है, और जब वो नीचे ढाल में उतरते हैं, ढलान में उतरते हैं वापस, तो उस ढाल पर लेखक ने लिखा है कि ढाल पर एक कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी है। ठीक है, वहाँ कल्यूर की एक घाटी है और उसमें बहुत से फूलों से, केसर से वो रंग बिरंगी हो गई है। ठीक है ना, तो कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी है। उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में यहाँ 2-3 बातें बताई है लेखक ने। क्या है? एक तो 50 मील चौड़ी है वो। ठीक है, और उसके लाल रास्ते हैं। केसर के कारण, केसर बहने के कारण वो रास्ते लाल हो गए हैं, और वहाँ उसके आसपास में हरे मखमली कालीन जैसे खेत हैं। खेतों में हरियाली है, और वो हरियाली कैसी प्रतीत हो रही है? देखने में मखमल के समान प्रतीत हो रही है, कोमल मुलायम। ठीक है, उसके बाद में कहा है कि वहाँ किनारे सफ़ेद पत्थर भी हैं। ठीक है, उस घाटी के किनारे किनारे सफ़ेद पत्थर हैं बहुत सारे इकट्ठे किए हुए। और वहाँ पर जो नदी है, नदी के लिए क्या कहा है लेखक ने? कहा है कि बेले की लड़ियों जैसी वो नदी है। जैसे कोई बेल हो, और बेल जहाँ भी उसको रास्ता मिलता है वो आगे ऊपर से ऊपर बढ़ जाती है। उसी प्रकार पहाड़ों में जो नदी होती है, वो नदी भी क्या करती है? उन पत्थरों में से अपनी जगह बना बनाकर और वो आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो लेखक ने कहा है कि ये जो नदी है मुझे कैसी लग रही है? बेल के समान लग रही है। जैसे बेल की लड़ी हो उसके समान बहुत ही सुंदर लग रही है और घुमावदार वो दिखाई दे रही है। तो कवि ने कहा है कि मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर वो लगी कि मैं चाहता था कि उस बेल के समान लड़ी को मैं अपने हाथों में बांध लूं। जैसे किसी सुंदर बेल को हम हाथ में लपेट लेंगे, फूलों से वो सुंदर लग रही है। तो लेखक ने कहा है कि मैं उस बेल रूपी लड़ी को भी, बेल रूपी नदी को भी मैं अपने हाथों में लपेटना चाहता था। ठीक है, तो ये कल्यूर की घाटी की विशेषता यहाँ लेखक ने बताई है। और वो स्थान, वहाँ जाकर उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ, हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ है कुछ तो। ठीक है, क्योंकि वो पवित्र स्थान था, रंग बिरंगे वहाँ फूल थे, वो घाटी रंग बिरंगी हो गई थी, सौंदर्य बहुत ज़्यादा था, मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। ठीक है, किस प्रकार? इतना ज़्यादा था कि लेखक कह रहा है
कि इतना सुकुमार, सुकुमार मतलब कोमल, कोमल वो प्रदेश है और सुंदर भी है, ठीक है, सौंदर्य वहां बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जलवायु वहां स्वच्छ है, ठीक है, प्रदूषण नहीं है। तो लेखक ने कहा है कि इतना कोमल, इतना सुंदर और सजा हुआ, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी जैसे कटिंग की हो, जैसे पार्क में, बगीचे में किसी ने कटिंग की और उस प्रकार से उसको बनाया हो, ठीक है ना, वैसा लग रहा था। सब कुछ सजाया हुआ, एकदम फिक्स सांचे में डला हुआ लग रहा था। तो सजा हुआ और निष्कलंक, निष्कलंक यानी जिसमें कलंक नहीं हो, यानी धब्बा नहीं हो। धब्बे का मतलब है कि वहां कोई गंदगी का नामो निशान नहीं था, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता, ठीक है ना। तो ये उस स्थान के लिए कहा है, उस कल्यूर की घाटी के लिए कहा है कि इतना कोमल, इतना सुंदर और इतना सजा हुआ और निष्कलंक वो दृश्य था, निष्कलंक वो धरती थी। उस धरती को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस धरती पर तो जूते उतारकर, ठीक है, जूते उतारकर और पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। इतना पवित्र स्थान वो लग रहा था। क्यों लग रहा था? कि कहीं वो गंदा ना हो जाए, हमारे पैर रखने से वो गंदगी वहां ना फैल जाए, और इतनी कोमलता से हमको पैर रखने चाहिए कि ताकि वो फूल वगैरह, ये जो बेल है, वो सुंदरता वो उसकी नष्ट ना हो जाए, ठीक है। इतना वो पवित्र स्थान था, इतना सौंदर्य युक्त वो स्थान था, ठीक है। तो उस स्थान के लिए लेखक ने कहा है कि उस स्थान पर मुझे लगा कि मैं जूते उतार कर जाऊं और पांव पोंछकर आगे बढ़ूं, उस स्थान के लिए कहा है। और क्या कहा है? तो कुछ समय बाद लेखक ने वहां देखा जिस चीज के लिए वो आए थे। कौन सी चीज के लिए? हिमालय के दर्शन के लिए। तो कुछ समय रुकने के बाद जब उन्होंने चारों तरफ बादल ही बादल देखे, ठीक है ना, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है और बादल वहाँ पूरे दिन वहाँ छाए रहते हैं, लेकिन एक थोड़े से समय के लिए वहाँ क्या होता है कि वो उन बादलों के बीच में कुछ उनको दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा कुछ अनुभव होता है कि इन बादलों के परे भी कोई चीज है जो हमें देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो कुछ समय बाद थोड़ा सा उसकी झलक एक पड़ती है, और वो क्या था? लेखक सोचता है कि वो क्या था। अचानक बिजली की तरह उसके मन में विचार आ जाता है कि शायद ये वही चीज है जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं, और ये क्या है? वो हिमालय है। और हिमालय, वो पूरा विशाल हिमालय के दर्शन नहीं हुए, केवल उस हिमालय के एक भाग के थोड़ा सा एक हिस्सा वो दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? उस बादलों की वो ओट में छुपा हुआ था, ठीक है ना। तो वो एक थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दिया, और लेखक ने क्या कहा है कि जब विशाल हिमालय का एक थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दिया, छोटा सा हिस्सा, एक अंश दिखाई देता है, तो लेखक क्या कहता है? ऐसा मुझे लगा कि उसे बाल शिखर जानकर किसी ने अंदर खींच लिया है शायद, ठीक है ना। कोई जैसे कोई बच्चा हो और बच्चा कोई खिड़की से झांक रहा हो, और तो उसके झांकने पर उसके घर वाले उसको अंदर खींच लेंगे कि कहीं गिर न जाए, गिर ना पड़े उस बच्चे को। तो लेखक ने भी उसी प्रकार की कल्पना की है कि वो उस हिमालय को, उस हिमालय के एक छोटे से हिस्से को क्या बताया है? बालक बताया है, ठीक है ना। कि जैसे हिमालय का एक छोटा रूप है, और उस हिमालय जैसे ही वो बाहर झांकना चाह रहा था, उसको किसी ने वापस खींच लिया, ठीक है ना, कि कहीं गिर ना पड़े। तो जिस प्रकार कोई बच्चा खिड़की से झांकता है और उसको वापस खींच लिया जाता है गिरने के डर से, उसी प्रकार शायद इस हिमालय को भी किसी ने पीछे खींच लिया है कि कहीं वो खिड़की से गिर ना जाए, ठीक है ना। तो ये बाल शिखर किसको कहा गया है? हिमालय की एक चोटी को कहा गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि वो थोड़ा विश्राम करते हैं, तो वो उदास हो जाते हैं कि केवल इतना सा ही हमें दिखाई दिया, क्षण भर के लिए ही हमें हिमालय दिखाई दिया है, ये तो इतनी दूर आने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना।
तो वहाँ के जो आदमी थे उन्होंने कहा कि इतना तो आपको फिर भी दिखाई दे गया है, यहाँ जो और भी आपसे पहले यात्री आए थे उनको तो इतना भी नहीं दिखाई दिया, हिमालय के दर्शन हुए ही नहीं बिल्कुल, और वो निराश होकर चले भी गए। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रत्येक समय ठंडा प्रदेश है और प्रत्येक समय वहाँ बर्फ जमी रहती है और वहाँ बादल छाए रहते हैं, धुंध या कोहरा छाया रहता है, ठीक है ना। तो कोई खुशनसीब ही होगा जिसको वहाँ जाने पर मौसम साफ मिले और वो हिमालय के साक्षात हिमालय के दर्शन कर पाए। तो वही मौका आ गया। कौन सा मौका? कि लेखक कहता है कि कुछ समय बाद हमने वो देखा, वही नज़ारा जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, बहुप्रतीक्षित दृश्य, और वो क्या था? हिमालय के दर्शन। और जब कुछ समय बाद वो बादल छट गए, मौसम बिल्कुल साफ हो गया, तब सब लोगों ने, लेखक ने और लेखक के साथ 3 लोग और थे, उन लोगों ने, तो चारों लोगों ने हिमालय के दर्शन किए, साक्षात हिमालय। और जब वो देखा तो इतना बड़ा विशाल हिमालय, तब देखा, तब क्या हुआ? लेखक ने कहा है कि एक क्षण के हिम दर्शन से सारी खिन्नता, निराशा और थकावट छूमंतर हो गई। छूमंतर मतलब गायब हो जाना। ऐसा लगा किसी ने जादू कर दिया हो कि अभी तक तो हमारे मन में, दिमाग में क्या थी? खिन्नता थी, खुद से ही परेशान थे, फ्रस्ट्रेशन में थे कि क्यों आ गए बेकार में, ठीक है ना। और निराश हो गए थे कि कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आए हैं तो अब हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल खिन्न हो गए, निराश हो गए, और जो थकान हो गई थी इतनी दूर आने की, ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ, उद्देश्य यहाँ आने का पूरा नहीं हुआ है, तो थकावट भी महसूस हो रही थी। लेकिन जब हिमालय के दर्शन हुए तब ये सारी चीज़ें, ये थकान, ये निराशा, ये सारे जो भाव थे वो क्या हो गए? एकदम से गायब हो गए, जैसे किसी ने जादू की छड़ी चला दी हो, जैसे किसी ने जादुई स्पर्श कर दिया हो। और वो देखने फिर पर पता लगा कि वो एकदम से गायब हो गया हमारे अंदर से, ठीक है ना। किस प्रकार गायब हो गया? एक क्षण के हिम दर्शन से। वो हिमालय का दर्शन, वो विशाल हिमालय का दर्शन करना हमारे लिए एक विशेष अनुभव था, और उस विशेष अनुभव के कारण क्या हुआ? हमारी सारी जो बुरी भावनाएं थी वो एकदम से नष्ट हो गई, ठीक है। और इस हिमालय के लिए क्या कहा गया है? कहा गया है कि ये जो बर्फ है, हिमालय की जो बर्फ है, एटर्नल स्नो कहा गया है इसको। यानी एटर्नल का मतलब है शाश्वत, स्थायी, या चिरंतन भी कह सकते हैं। चिरंतन बर्फ है ये। क्यों है? क्योंकि चिरम का मतलब बहुत लंबे समय से, पता नहीं कितने समय से ये बर्फ यहाँ जमी हुई है, ठीक है ना। स्थायी बर्फ है, शाश्वत जिसको कह सकते हैं। तो उस बर्फ के लिए कहा गया है कि वो पता नहीं कितने वर्षों से ये जो हिम राशि है, ये जो जल राशि है, वो यहाँ एकत्र है। कितने वर्षों पुरानी है ये, ठीक है ना। तो उस बर्फ के लिए कहा गया है एटर्नल स्नो। और तुलसीदास जी ने शायद इसी स्थान के लिए कहा होगा, क्या कहा होगा? कि कबहुक हो यही रहनी रहोगो, कि मैं कब तक इस शहर में ही रहता रहूंगा। और ये शहर की जो ठेले पर लदी हुई जो बर्फ है, ठेले पर जो बर्फ की सिल्लियां रखी होती है, ठीक है ना, वही मैं देखता रह जाऊंगा केवल। कब मुझे उस हिमालय के पास जाने का, उस हिमालय के साक्षात दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त मुझे होगा, ठीक है ना। मैं इस शहरी जीवन के बिल्कुल खिलाफ हूं, इस शहर में मेरा दम घुटता है, ठीक है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि मैं कब तक इस प्रकार के शहर में रहकर ये छोटी छोटी बर्फ की सिल्लियां देखता रहूंगा। मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे वो अनुभव चाहिए जिसमें मैं हिमालय के दर्शन कर पाऊं, उस पवित्र स्थान, उस पूजनीय स्थान को मैं एक बार देख पाऊं,
ठीक है, तो हिमालय के लिए ये तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये कुछ बातें रही, ये कुछ अनुभव रहे वहां पर जाने के लेखक के द्वारा। लेखक ने बताया है कि हमको इस प्रकार वहाँ ये जो रास्ते देखने को मिले, इस प्रकार का वहाँ दृश्य हमको देखने को मिला। और इस हिमालय को देखने पर लेखक ने क्या कहा है कि हमको कैसा लगा, उनके यात्रियों के कुछ अनुभव बताए गए हैं। यात्रियों के अनुभव, जो चारों यात्री थे लेखक सहित, तो वो चारों यात्रियों को कैसा लगा हिमालय को देखकर, तो उन्होंने कुछ अपने शब्दों में कहा है, समझिए। सबसे पहले कहा है कि हिमालय की शीतलता माथे को छूने लगी। किस प्रकार? जैसे हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं और फ्रिज में से ठंडी ठंडी भाप निकलती है, तो क्या होता है, उससे हमारे अंदर ठंडी ठंडी हवा लगती है और एक ठंडा सा अनुभव हमें होता है, ठीक है ना। तो उस छोटे से फ्रिज से कितनी ठंडक सी हमको लगती है, तो कल्पना कीजिए उस विशाल हिमालय से, उसकी बर्फ से कितनी ठंडक का अनुभव हो रहा होगा लेखक को, ठीक है। तो वो जो बर्फ थी हमें बिल्कुल ऐसे शीतलता प्रदान कर रही थी, दिमाग को ठंडा कर रही थी, रिलैक्स हमें कर रही थी, ठीक है। तो लेखक ने क्या कहा है कि हिमालय की शीतलता हमारे माथे को छूने लगी थी और हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे। और दूसरा अनुभव क्या है कि सारे संघर्ष, अंतर्द्वंद और ताप नष्ट होने लगे। किसको देखकर? हिमालय को देखकर। सारे जो संघर्ष थे, मन में संघर्ष हमारे चल रहे थे, स्ट्रगल चल रहा था, वो सब नष्ट हो गए। अंतर्द्वंद, द्वंद की जो स्थिति है, दुविधा चल रही है कि ऐसा होगा या वैसा होगा, ठीक है ना, दुख होगा कि सुख होगा, ठीक है, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, तो ये अंतर्द्वंद चल रहा है मन में। ये सारे अंतर्द्वंद क्लियर हो गए, मन बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये ताप जो है, ताप भी नष्ट हो गए। ताप किसे कहा गया है समझिए। ताप का मतलब है कष्ट, कष्ट या संताप। तो 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, 3 प्रकार के कष्ट मनुष्यों को होते हैं। कौन कौन से कष्ट हैं? एक तो दैहिक होता है, एक होता है दैविक और एक होता है भौतिक। तो इस प्रकार 3 प्रकार के ताप लेखक ने बताए हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैहिक का मतलब देह से संबंधित, शरीर से संबंधित, यानी हमारा जो शरीर है उसमें कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, छोटी या फिर बड़ी, तो शरीर से हमको कभी कभी कष्ट होता रहता है, ठीक है। तो पहला हो गया दैहिक। दूसरा है दैविक, दैविक मतलब भाग्य से, ठीक है, हम मेहनत करते हैं उसका फल तो हमें मिल ही जाता है, ठीक है। और कई कई बार क्या होता है कि उसका फल हमें बहुत लंबे समय बाद मिलता है, ठीक है। तो उस भाग्य के द्वारा भी हमें क्या होता है, कई बार हमें कष्ट झेलने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो भाग्य से भी हमको कष्ट मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा नंबर है भौतिक। भौतिक सुख सुविधाओं के कारण, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, सुगम बनाती है, जो ये संसाधन है, चाहे वो हमारी गाड़ी हो, बंगला हो, ठीक है ना, अत्याधुनिक संसाधन हो जैसे कि टीवी, फ्रिज और ये सब चीज़ें हैं, तो ये हमारे जीवन को सरल बनाती है, आरामदायक बनाती है ये चीज़ें। लेकिन जब ये चीज़ें हमसे दूर रहे, मोबाइल हमसे दूर रहे, टीवी हमसे दूर रहे, तो हमको कष्ट भी होता है, ठीक है ना। तो ये भौतिक संसाधनों से मिलने वाला कष्ट है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये सभी जो ताप हैं, ये सभी ताप उस हिमालय के दर्शन से क्या हो गए? नष्ट हो गए, ऐसा लेखक ने कहा है, ठीक है। और क्या हुआ? और कहा है कि कुछ खो गया या फिर कुछ मिल गया। ऐसा लग रहा था कि जो हमारा दिमाग है बिल्कुल साफ हो गया हो, बिल्कुल क्लीन कर दिया किसी ने, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें, विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। या तो कुछ खो गया है हमारा या फिर कुछ मिल गया है। बहुत कुछ मिल गया था हमको उस हिमालय को देखने से। हमें शायद लगा कि हम इसी स्थान के लिए बने थे, ठीक है ना। तो शायद कुछ मिल गया था उस
जिसे सहेजने में सब आत्मलीन हो गए थे। आत्मलीन का मतलब है स्वयं में लीन हो जाना, खुद में ही खो गए थे। वो सोच रहे थे कि ये हिमालय के बारे में, ठीक है, कि उसको हम किस प्रकार उस दृश्य को हमेशा के लिए सहेज लें। ठीक है, ये क्षण भर के लिए हमें दिखाई देगा और वापस हमें अपने शहर में जाना पड़ेगा, अपने स्थान पर जाना पड़ेगा। तो इस दृश्य को, इस सीन को मैं अपने माइंड में स्टोर कर लूं, ऐसा जो दृश्य है मुझे जिंदगी में दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं अभी इसको स्टोर करने के लिए, याद करने के लिए क्या कर लूंगा, उसको आत्मलीन हो जाऊंगा, खुद में ही खो जाऊंगा। ठीक है, और उसको क्या करूंगा, सहेज लूंगा उस दृश्य को। ठीक है, और क्या कहा है लेखक ने, कहा है कि हिम सम्राट के समक्ष मेरी रचनाएं तुच्छ लगने लगी। लेखक ने कहा है कि मैंने बहुत सी रचनाएं लिखी है, ठीक है, लेकिन अब जब मैंने हिमालय को देखा तो मेरे सारे शब्द गायब हो गए। मैं स्पीचलेस हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, कुछ लिख नहीं पा रहा हूं। क्यों लिख नहीं पा रहा हूं? क्योंकि उस विशाल हिमालय के आगे मेरे सारे शब्द छोटे पड़ रहे हैं। क्यों छोटे पड़ रहे हैं? क्योंकि हिमालय की विशालता के आगे मेरे शब्द कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसमें मैं हिमालय की विशालता का, महानता का, महत्ता का वर्णन कर सकूं। ऐसे मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मैं अपने आप को और मेरी कविताओं को तुच्छ समझने लगा। ठीक है, और लेखक ने क्या कहा, मन के बादल छटने लगे। बादल छटने लगे का मतलब सब कुछ क्लियर हो रहा था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, और ये जो शहरी जीवन जहां मैं जी रहा हूं, भागम भाग कर रहा हूं, आगे से आगे प्रतिस्पर्धा से युक्त जीवन में जी रहा हूं, तो कौन सा सार्थक है, वास्तविकता क्या है, मेरे धीरे धीरे समझ आ रही थी। और सब जो बुरी भावनाएं थी वो सब क्लियर हो रही थी, पिक्चर क्लियर हो रही थी, सब कुछ मुझे साफ नजर आ रहा था। और क्या कहा है, अदम्य शक्ति, उल्लास और आनंद झलक उठा मेरे अंदर। ऐसी शक्ति कौन सी? अदम्य, जिसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो मेरे अंदर ऐसा पावर आ गया, ऐसा जोश मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। मैं अंदर से खुद को एनर्जेटिक, ऊर्जा वाला महसूस कर रहा था। ठीक है, और शक्तिवान महसूस कर रहा था। उस क्लाइमेट के कारण, वहां के माहौल के कारण मैं अपने आप को क्या कर रहा था, अदम्य शक्ति, और मेरे अंदर अदम्य शक्ति, उल्लास और आनंद झलकने लगा। और क्या कहा है हिमालय के लिए? कहा है कि छोटे भाई को, छोटा भाई कौन है? लेखक कह रहा है कि मैं हिमालय का छोटा भाई हूं। ठीक है, किस प्रकार कहा है कि मुझे लग रहा है कि जो हिमालय है वो मेरा बड़ा भाई है और मैं स्वयं को उसका छोटा भाई मान रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि वो जो हिमालय है वो मुझे, यानी छोटे भाई को क्या कर रहा है, नीचे खड़ा हुआ देख रहा है। यानी मैं नीचे खड़ा हूं और वो हिमालय बहुत विशाल है, वो ऊपर से मुझे देख रहा है कि मेरा छोटा भाई खड़ा हुआ है। और मैं कैसा हूं? मैं यानी लेखक नीचे खड़ा हुआ है। कैसा खड़ा है? कुंठित है, कुंठा का शिकार है। ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, कुंठित है वो, लज्जित है, अपने आप पर क्या है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। कौन? लेखक। और ठीक है ना, तो लेखक कहता है कि हिमालय मुझे, अर्थात छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ और कुंठित और लज्जित देखकर वो हिमालय क्या कर रहा था, मुझे उत्साहित कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो विशाल हिमालय है, ऊपर खड़ा हुआ है मेरे बड़े भाई के समान, और मुझे क्या कर रहा है, जोश दिला रहा है और मेरे अंदर उत्साह भर रहा है और स्नेह भरी चुनौती दे रहा है मुझे, चुनौती, चैलेंज कर रहा है मुझे। और वो चुनौती कैसी है? प्रेम भरी चुनौती है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है, प्रेम से चुनौती दे रहा है। किस प्रकार कि शायद वो हिमालय मुझे कह रहा हो कि उठो,
तुम मेरे छोटे भाई हो और जितना मैं ऊपर उठा हूं उसी प्रकार तुम भी ऊपर उठो। इस प्रकार दलदल में मत फंसते जाओ, शहरों का बंधन युक्त जीवन मत जियो, प्रकृति के साथ में रहो, ऐसा वो कहना चाहता था। और एक सादा जीवन और एक उच्च विचार वाला एक जीवन जियो, ऐसा वो कहना चाहता था। कौन? हिमालय। ठीक है, तो हिमालय लेखक को देखकर कहता है कि तुम उठो और मेरी बराबरी करो। इस प्रकार वो स्नेह से भरी हुई चुनौती दे रहा था। कौन? हिमालय। किसको? लेखक को, धर्मवीर भारती को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ एक्सपीरियंस लेखक ने यहाँ बताए हैं। ठीक है ना, ये सब एक्सपीरियंस यहाँ बताए गए हैं कि क्या एक्सपीरियंस हुआ हिमालय को देखकर लेखक को। ठीक है, और उसके बाद ये जो दृश्य हुआ, उसके बाद में लेखक उसके आगे चल पड़ता है। 12 मील आगे चलकर एक नदी आती है, गोमती नदी, और उस गोमती नदी में उस विशाल हिमालय के वो फिर से दर्शन करने लगता है। ठीक है ना। तो वो जो विशाल हिमालय था उसको तो लेखक ने देखा ही देखा। ठीक है ना, बहुत समय तक उसको निहारता रहा। और वहाँ से जाने के बाद 12 मील आगे जब वो गया, वहाँ गोदावरी का स्वच्छ जल था, उज्जवल जल राशि थी। और उस जल में लेखक ने क्या देखा? उस हिमालय की छाया पड़ रही थी, छवि पड़ रही थी। और उस हिमालय की छवि को लेखक बहुत लंबे समय तक क्या करता रहा? भेंट करता रहा, उस हिमालय से मिलन करता रहा, बातचीत करता रहा। क्योंकि उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को हमेशा के लिए लेखक अपने हृदय में बसा लेना चाहता था। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।